ग्रामीण हरियाणा को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने वाले आप सभी कर्मठ योद्धाओं को बाबला कोछड़ का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस ट्रेनिंग वीडियो में। किंतु आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रशिक्षण वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रशिक्षण वीडियो के समाप्त होने पर हम आपसे पूछेंगे कुछ जरूरी प्रश्न, जिनका उत्तर हम अपेक्षा करते हैं आप बिल्कुल सही देंगे। आज का हमारा विषय है गोबर धन योजना। चलिए सबसे पहले इस गोबर धन योजना को हम समझते हैं, जैसे कि ये क्या है, किसके लिए है, क्यों बनाई गई है और इसके फायदे क्या हैं वगैरह। मित्रों, जब मुझे इस योजना के बारे में पता चला तो मैंने इससे जुड़े सारे पहलुओं को बारीकी से जानने की कोशिश की। लोगों से बातें की तो मुझे कुछ हैरतअंगेज तथ्य पता चले जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे देश में पशुधन जनसंख्या कितनी है? 2012 की पशुधन गणना के समय यह संख्या 30 करोड़ के लगभग थी, जिसमें से लगभग 63% मवेशी हैं जो लगातार गांवों में ही हैं। अब इतने सारे मवेशियों पशुओं से पैदा गोबर गंदगी के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। यह मात्रा है 30 लाख टन, यानी 300 करोड़ या 3 अरब किलो प्रतिदिन के लगभग। इसी प्रकार 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार सिर्फ हरियाणा राज्य में लगभग 7 करोड़ 12 लाख 69 हजार से अधिक मवेशी हैं और इनसे प्रतिदिन लगभग 1.71 लाख टन से अधिक गोबर या गंदगी पैदा होती है। अब जरा आप कल्पना कीजिए यह कितनी बड़ी मात्रा है। इसका ज्यादातर हिस्सा खुले में फेंक दिया जाता है, जो बारिश के पानी के साथ बहकर हमारे जल स्रोतों जैसे कि तालाब, झील आदि को प्रदूषित करता है, जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। अब खेती से जुड़ा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। देश भर के गांवों से हर साल कृषि अपशिष्ट, सड़े गले फल सब्जियां वगैरह कितना ज्यादा निकलता है, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह मात्रा है 6200 लाख टन, यानी 620 अरब किलो प्रति वर्ष, यानी 620000000000 किलोग्राम। हैरत में पड़ गए ना। और इसमें से 1000 लाख टन खेतों में जला दिया जाता है और सिर्फ 3000 लाख टन का अपशिष्ट प्रबंधन होता है और 2000 लाख टन कचरे के रूप में ही रहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ही सरकार हमारे लिए लाई है गोबर धन योजना, यानी कृषि, जैविक कचरे और गोबर आदि को संपदा या धन में बदलने वाली योजना। इसीलिए इसको कहा गया है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। इस योजना की शुरुआत तो सन 2018 में ही हो गई थी, लेकिन वर्तमान हरियाणा सरकार ने इसको बहुत ही प्रतिबद्धता से लागू करना शुरू किया है। गोबर धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसके 2 घटक हैं, पहला स्वच्छ गांव और दूसरा गांवों के ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करके उसको धन और स्वच्छ ऊर्जा में बदलना। जैसा कि मैंने कहा था कि यह योजना एक तीर से कई निशाने लगाने वाली है, क्योंकि मैंने जाना कि इसके माध्यम से सीधे तौर पर 5 लक्ष्य हासिल किए जाएंगे, जिनको मैं 5 स कहता हूं। पहला स्वच्छता, साफ सुथरे गांव। दूसरा स्वच्छ ऊर्जा, यानी गोबर और कृषि और जैविक कचरे के माध्यम से बायोगैस और जैविक खाद। तीसरा स्वरोजगार, बायोगैस पैदा करने से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार का सृजन और ग्रामीणों की आमदनी में बढ़ोतरी। और चौथा सशक्तिकरण, महिलाओं तथा निचले तबके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बायोगैस जनरेशन, जैविक खाद आदि से आमदनी का सृजन। पांचवां सेहत, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार। ऐसा स्वच्छ ईंधन,
बायोगैस के कारण होगा, क्योंकि WHO के मुताबिक हर साल घरों में धुएं के आंतरिक प्रदूषण से 5 लाख मौतें होती हैं। यह धुआं रसोई में लकड़ियों, कंडे आदि जलाने से पैदा होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि गोबर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट को कैसे और कहां स्थापित किया जा सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यक्तिगत, संस्थागत या सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा प्रारंभ में हर एक जिले में कम से कम एक सामुदायिक बायोगैस प्लांट मॉडल के तौर पर बनाया जाना जरूरी है, जैसे कि हिसार जिले के नया गांव में बनाया गया है। वैसे राज्य और जिले अगर चाहें तो अन्य स्कीमों की मदद लेकर इस तरह के प्लांट की योजना को वो बना सकते हैं। हां, कोशिश यही होनी चाहिए कि मॉडल बायोगैस प्लांट गौशाला, डेयरी, सब्जी बाजार, धर्मस्थलों के निकट स्थापित किया जाए। इससे जैविक कचरे की सप्लाई लगातार सुनिश्चित होती रहेगी और प्लांट लंबे समय तक अपने बल पर चलेगा, यानी अपने बायोगैस जैसे उत्पाद की बिक्री द्वारा इसके लिए जरूरी फंड ये खुद ही निकाल सकेगा। हालांकि इस तरह के प्लांट निजी तौर पर भी लगाए जा सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो क्या इसमें किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलेगी? जी हां मित्रों, सरकार ही तो इस योजना को कामयाब बनाने में मददगार है। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोबर्धन योजना में प्रत्येक जिले को 50 लाख का फंड उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसी तरह ग्राम पंचायत के स्तर पर यह वित्तीय सहायता उस पंचायत में प्रति व्यक्ति दर के आधार पर दी जाती है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 की वार्षिक कार्यान्वयन योजना में विभिन्न श्रेणियों के 201 गोबर्धन की परियोजनाएं स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्राम पंचायत अपने फंड से 15वें वित्त आयोग के अनुदान से अथवा प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के वित्तीय मापदंडों के आधार पर प्रारंभ कर सकती है। इसके अतिरिक्त इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी धनराशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। कृषि विभाग हरियाणा द्वारा भी कुल 35,000 रुपए लागत के व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से 12,000 रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है। अतः सभी ग्राम पंचायतों को चाहिए कि वो इन योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाएं। गोबर्धन के प्रोजेक्ट उन बड़े गांवों में बड़ी सहजता से स्थापित हो सकते हैं जहां पर बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। गौशाला को केवल 60% प्रोजेक्ट राशि देनी होगी, 40% राशि प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। चलिए अब यह जानते हैं कि इसको ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू करने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले गांव में ऐसे घरों की सूची बनाएं जहां 5 या उससे ज्यादा मवेशी हैं और वो उनका गोबर सड़क या गलियों के किनारे फेंक देते हैं। इस तरह ग्राम सभा के प्रत्येक गांव में हम ऐसे तकरीबन 25 से 30 घरों की पहचान कर सकें। इस आधार पर हमने पंचायत के कई गांवों में 10 से 20 घन मीटर क्षमता वाले गोबर गैस प्लांट लगाने की योजना बनाई। हमने ऐसा क्यों किया? आइए पहले इसको जान लें। यदि आपको 1 घन मीटर क्षमता वाला गोबर गैस प्लांट लगाना है तो इसके लिए प्रतिदिन लगभग 25 किलो गोबर चाहिए। तो हमने हिसाब लगाया कि घरों की अपनी जरूरत के बाद हम प्रतिदिन 250 किलो गोबर इकट्ठा कर सकते हैं, यानी आसानी से 10 घन मीटर बायोगैस पैदा की जा सकती है और यह गैस 30 से 32 लोगों के लिए दिन भर का खाना बनाने के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही जैविक कचरा भी आता है तो उससे अतिरिक्त गैस मिल जाती है। इस सूची को आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हमने एक बात का ध्यान रखा कि प्लांट जहां भी हो वहां पानी काफी उपलब्ध होना चाहिए। वैसे हमने ज्यादातर तालाब के किनारे सामुदायिक जमीन को ही चुना। इस तरह हमने एक एक करके अपनी ग्राम सभा के गांवों में गोबर्धन योजना के तहत प्लांट बनाए हैं। एक गांव में तो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह ही इसको पूरी तरह से संचालित कर रहा है। इससे फायदा क्या हुआ, आप ये जरूर जानना चाहेंगे।
प्रत्येक गांव के कई घरों को अब स्वच्छ बायोगैस मिल रही है और इसकी कीमत गैस सिलेंडर के दाम की आधी पड़ती है। तो इस तरह इन घरों ने काफी पैसा बचाया। फिर जो गोबर और जैविक कचरा प्लांट के लिए दिया जाता है उसकी कीमत भी तो मिलती है। यह एक अतिरिक्त आमदनी हो गई। तीसरा, कई लोग गोबर और कचरा इकट्ठा करने के काम में लग गए तो यह उनके लिए रोजगार का एक जरिया भी बन गया। चौथा, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है। पांचवा, इससे उत्पन्न तरल बायो स्लरी का खेतों में जैविक खाद की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इससे रासायनिक खाद पर आने वाला खर्च कम हो गया और उत्पादन भी बढ़ गया। छठा, अब गांव के खेतों में पराली नहीं जलाई जाती क्योंकि उसका यहां इस्तेमाल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, गांव की सड़कें और गलियां अब एकदम साफ सुथरी दिखाई देती हैं। तो है ना गोबर सचमुच में धन। चलिए अब जानते हैं गोबर गैस प्लांट के अलग अलग मॉडल कौन से हैं इसके बारे में और उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि 3 तरह के बायोगैस प्लांट के विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, फ्लोटिंग ड्रम टाइप या KVIC मॉडल। इसमें कुएं के आकार के डाइजेस्टर के ऊपर स्टील का बना फ्लोटिंग ड्रम रहता है जिसमें बायोगैस एकत्र होती है। इसका रखरखाव थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टील ड्रम में जंग लगने का डर रहता है और यह कम तापमान पर भी काम नहीं कर पाता है। दूसरा है फिक्स्ड डोम दीनबंधु मॉडल। इसमें डाइजेस्टर और गैस चेंबर दोनों ही स्थिर और मजबूत होते हैं क्योंकि इसका बेस चेंबर ईंट और सीमेंट से बनाया जाता है और यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी कार्यक्षमता पर प्रभाव डाले बिना कम खर्च में ही इसे बनाया जा सकता है। इसीलिए इसको दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र नाम दिया गया है। यह मॉडल केवल 6 क्यूबिक मीटर बायोगैस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तीसरा मॉडल बड़े पैमाने पर बायोगैस उत्पादन के लिए बनाया जाता है। इसको फिक्स्ड डोम जनता बायोगैस मॉडल कहा जाता है। अन्य प्लांट के मुकाबले इसकी लागत 60 से 70% कम होती है और 3 से 4 साल में इसकी कीमत वसूल हो जाती है। इसके अलावा निजी तौर पर कुछ कंपनियां, NGO आदि काफी बड़े आकार के बायोगैस प्लांट का निर्माण कर सकती हैं। अब एक और जरूरी बात वो ये कि बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हमें सही जगह का चुनाव भी करना होता है और इस मामले में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बायोगैस प्लांट का लेवल आसपास की जमीन से ऊपर होना चाहिए ताकि इसके आसपास पानी इकट्ठा ना हो। इसको घर की नींव से कम 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर स्थापित करना चाहिए ताकि घर की दीवारों में कोई दरार ना आए। प्लांट मवेशियों के बाड़े के नजदीक और रसोई घर के करीब होना चाहिए जिससे गोबर आसानी से प्लांट तक पहुंचे और कम पाइप में ही गैस रसोई तक पहुंच जाए। जहां तक हो सके यह खुली जगह पर हो ताकि भरपूर धूप मिल सके। आसपास पेड़ होने से इसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। गोबरधन योजना से जुड़ी इतनी सारी बातें आपको पता चल ही गई हैं, लेकिन बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किसी न किसी की तकनीकी सहायता की तो जरूरत पड़ेगी ही क्योंकि इसमें कई सारे तकनीकी पहलू भी तो हैं। बिना आर्किटेक्ट और इंजीनियर के तो मकान भी नहीं बनता। तो सरकार ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। वो क्या है, आइए जानते हैं। हरियाणा सरकार ने 3 तकनीकी एजेंसियों को अपने पैनल में शामिल किया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, फोन नंबर 9501034513। 21st सेंचुरी एनवायरो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़, फोन नंबर 9779350002 और CEID कंसल्टेंट एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फजिल्का, फोन नंबर 8607799988। ये तीनों एजेंसियां गोबरधन योजना को कार्यान्वित करने में तकनीकी सहायता देती हैं। गोबरधन योजना से जुड़ी परियोजना की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी तीनों ही काम जिला परिषद कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। यह कार्यालय जिला स्तर पर गोबरधन योजना से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति देता है और उनकी निगरानी भी करता है। मतलब ये नोडल एजेंसी है।
मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायोगैस प्लांट के लिए अतिरिक्त फंड की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में जिला परिषद ये सुनिश्चित करती है कि अन्य योजनाओं और स्रोतों से ये फंड दिया जाए। ये क्या क्या है? जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, निजी कंपनियों के CSR फंड, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वच्छ भारत कोष, MP, MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। इसके अलावा किसी के दान के माध्यम से मुद्रा योजना या नाबार्ड से भी यह फंड उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसलिए योजना आपको बनानी है, बाकी सारे कामों में जिला परिषद कार्यालय आपकी मदद करेगा। बायोगैस प्लांट बनाने के बाद यह भी तो देखना होगा कि यह ठीक तरह से चलाया जा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके संचालन में ग्राम पंचायत या संबंधित लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसीलिए जिला परिषद इस पर कड़ी निगरानी रखती है और हर तीसरे महीने सभी प्लांट को जांच कर उनका सत्यापन करके वेबसाइट पर अपलोड करती है। मित्रों, अगर आप लोगों को गांव के लोगों को साथ लेकर चलना है तो उसके लिए 3 बातों पर अमल करना होगा। वो है लोगों को IEC यानी सही सूचना, सही शिक्षा और सही संवाद के माध्यम से लगातार शिक्षित करना। जैसे कि बायोगैस के उन्हें फायदे बताना, कचरे को इकट्ठा करने का तरीका बताना, प्रबंधन का तरीका बताना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें बताई जानी चाहिए। गोबर धन को समझने के बाद आइए अब जानते हैं ग्रे वाटर प्रबंधन के बारे में, यानी वो जल जो रसोई घर और स्नान घरों से नाली में बेकार बह जाता है। पर यह पानी जो बेकार लग रहा है असल में बेकार नहीं है। इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। इस बेकार बह जाने वाले जल को सिंचाई के काम में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर ऐसी कार्य योजनाएं बना सकती हैं जिसमें घरों से निकलने वाले इस जल का इस्तेमाल कर लिया जाए। अब आज का यह सत्र मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए आज एक नई शुरुआत होनी चाहिए ताकि आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को भी गोबर धन योजना का लाभ मिल सके और वो भी स्वच्छता और संपन्नता की राह पर आगे बढ़ सकें। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट पर या फिर हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यालय में कार्यरत राज्य परियोजना प्रबंधक श्री गुरदित्ता धीमान जी से आप उनके फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8901007145। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी आप अपने जिले के जिला परिषद कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।